हेलो फ्रेंड्स। इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल जो रेडियस का डेरिवेशन हमने किया था एटम में, और वेलोसिटी का डेरिवेशन हमने किया था, और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का भी हमने डेरिवेशन किया था। उन सब पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक एक करके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन second orbit. Calculate the velocity of electron in second orbit of helium plus ion in meter per second. Of helium plus ion in meter per second. हम लोग पढ़े कि velocity of electron दिया जाता है 2.18 10 raised to the power 6 into z by n मीटर पर सेकेंड। क्या लिया जाता है? z by n मीटर पर सेकेंड लिया जाता है। यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि हमें z और n का वैल्यू, तो यहाँ पर दिया हुआ है हीलियम प्लस आयन, इसीलिए z का वैल्यू कितना हो जाएगा? न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर देखिए कितना है, तो एटॉमिक नंबर इसका 2, जेड के लिए n के लिए आप यहाँ देखिए सेकेंड ऑर्बिट लिखा हुआ है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए 2.18 10 raised to the power 6 into z which is 2 by n which is also 2। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 2.18 into 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आपको इलेक्ट्रॉन एटम में मूव करता है इस गिवन केस में। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस आयन। हमें दो केसेस दिए गए, एक सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, यानी कि पहला केस है जिसमें जेड का वैल्यू 2 दिया गया है और सेकेंड ऑर्बिट है यानी एन का वैल्यू भी यहाँ पर 2 लिया गया। ठीक है, और दूसरा जो आपका डेटा दिया गया है वो थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस, यानी कि एन का वैल्यू 3 होगा और जेड का वैल्यू आपको 4 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें रेडियस के बारे में कहा गया, तो हम लोग जानते हैं रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो रेडियस पहला केस का और रेडियस दूसरे केस का n1 स्क्वायर बाई z1 पहले केस का, n2 स्क्वायर बाई z2 वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, n1 2 स्क्वायर बाई z 2, n2 3 स्क्वायर बाई z क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 बाई 3 स्क्वायर, कितना आ जाएगा? यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 8 आ जाएगा और नीचे में आपको 9 आ जाएगा। इस तरीके से हमें डेटा चेंज करके दिए जा सकते हैं, लेकिन इन न्यूमेरिकल को हम इस तरीके से चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि इसमें रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इवोल्यूशन आपसे पूछा गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है? 2πr सर्कमफरेंस जो आपने ट्रैवल किया और कितने स्पीड से ट्रैवल किया, तो v स्पीड से आपने ट्रैवल किया, क्या हो जाएगा ये आपको? v ऑफ nth ऑर्बिट बाय 2πr ऑफ nth ऑर्बिट, दैट इज इट इज प्रोपोर्शनल टू v इज प्रोपोर्शनल टू z by n एंड r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो z ऊपर चला जाएगा और एक z पहले से z स्क्वायर बाई एक n n क्यूब यहाँ से आपको आता है। ठीक है,
तो ये फ्रीक्वेंसी अगर किसी ऑर्बिट का देखें तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इनका वैल्यू पुट करना है दो केसेस। पहला केस हमें दिया हुआ है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन, ठीक है। तो लिथियम 2+ आयन है इसलिए Z का वैल्यू 3 होगा, और सेकेंड ऑर्बिट है इसलिए N का वैल्यू 2 होगा। दूसरा केस हमें दिया हुआ है थर्ड ऑर्बिट, यानी कि N का वैल्यू 3 है और हीलियम प्लस आयन है, यानी कि Z का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप निकाल सकते हैं therefore frequency of first case by frequency of second case। फर्स्ट केस का हो जाएगा Z by N, सेकेंड केस का हो जाएगा Z 2 का स्क्वायर बाई N क्यूब, ये आपको हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 3 स्क्वायर बाई 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब बाई 2 स्क्वायर। यहाँ से आगे आपको आ जाएगा 3 रेज़ टू दी पावर 5 और यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 3 3 9 9 9 81 की 243 बाई 16 सॉरी 32, 2 रेज़ टू दी पावर 5 है इसमें 32। तो इस तरीके से भी आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें सीखना है एक्सप्रेशन ऑफ टोटल of electron, expression of total energy of electron, ठीक है। क्या हो, तो हम लोग जानते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग जानते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको TE इज इक्वल टू KE एंड PE भी लिख सकते हैं, ठीक है। KE कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, ये आपका एटम है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या होगा KE। काइनेटिक एनर्जी आपका होगा हाफ इंटू मास इंटू स्पीड। पोटेंशियल एनर्जी होता है KQ1 Q2 बाई R। वैल्यू पुट करिए हाफ mv स्क्वायर प्लस k इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z है तो प्लस में Z ही हो जाएगा इसका चार्ज बाई R इज द सेपरेशन, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर माइनस आगे kz e स्क्वायर बाई R, ये हम आपको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग तो पढ़े हैं, वी नो दैट कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है mv स्क्वायर R, दैट इज इक्वल टू KQ1 Q2
बाई आर स्क्वायर, यानी कि k इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपके मन में एक डाउट होगा कि यहाँ पर चार्ज रखने के समय साइन को यूज किया गया, यहाँ पर चार्ज को रखने समय साइन को यूज नहीं किया गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो जब डायरेक्शन नहीं होता है तो प्लस माइनस को आपको बताना पड़ता है। और जब आपको वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन राइटवर्ड होगा कि लेफ्टवर्ड होगा, ये हम ऑलरेडी कंसिडरेशन में लिए, और इसीलिए यहां पर मैं सीधे मैग्नीट्यूड को लिखा हूं। ठीक है, चलिए यहां एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू kz t स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इसको आप यहां पे रख दीजिए, हाफ पहले से और mv स्क्वायर का वैल्यू वहां से रख दीजिए। mv स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो kz t स्क्वायर, तो लिखेंगे आप हाफ kz t स्क्वायर बाई आर माइनस kz t स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इसको जब आप आगे ले जाते हैं तो ये आपको बन जाएगा, इससे मैग्नीट्यूड में ये बड़ा है तो ये माइनस में रह जाएगा, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर आपको आएगा। ये आपको क्या मिल गया, टोटल एनर्जी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियस। ठीक है, इसमें आप देखिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना, तो अभी आपने काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहां पुट किया है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है kz t स्क्वायर बाई 2r। आप मैग्नीट्यूड से देखिए, आप मैग्नीट्यूड से देखिए कि जितना मैग्नीट्यूड इसका है सेम मैग्नीट्यूड आपको इसका भी है ना, यानी कि आपको मैग्नीट्यूड में काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का वैल्यू बराबर होता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को आप देखिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आप यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए माइनस kz t स्क्वायर बाई आर। यहाँ से मैग्नीट्यूड से लग रहा है कि इससे ये ट्वाइस है ना, इससे ये ट्वाइस है, तो इसीलिए यहाँ पर एक सवाल भी पूछे जाते हैं कि सभी में आप कॉमन ले लीजिए, सभी में आप क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, इसको आप कॉमन ले लीजिए kz e स्क्वायर बाई 2r। तो kz e स्क्वायर बाई 2r जब करेंगे तो माइनस टी ई लिख दीजिए, माइनस टी ई इज इक्वल टू के ई इज इक्वल टू 2pe माइनस 2pe, ये यहां से आएगा, जिससे आपको पता चलता है कि टोटल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस है। उल्टा लग गया है, ये ट्वाइस है ना, तो यहाँ हाफ आ जाएगा, तो ये आपको लगाना। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी एंड ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इसीलिए हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इन सब का रेशियो निकालने जाएंगे तो 2 टाइम्स होगा
एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस होता है और इसका ये माइनस, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपको यूज होते रहता है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी का वैल्यू जब हमें इतना आता है तो इसमें हमें ये आरएम के टर्म्स में एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग नहीं जानते, देयरफॉर टोटल एनर्जी का वैल्यू आरएम का वैल्यू पुट कर दे तो निकल जाएगा। तो -1/2 kz e स्क्वायर बाई आर, आर होता है आपको n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर आपको होता है, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये तो आपको दिख गया होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर एंड e4 बाई एक माइनस साइन n स्क्वायर h स्क्वायर, ये आपको है टोटल एनर्जी और एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, टोटल एनर्जी और एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ये किस चीज को बताता है, इसका वैल्यू पहले निकालो, 2 × 3.14 का होल स्क्वायर into mass of electron kg k 9 × 10⁻⁹ ऐसा यूनिट में z रह जाएगा 1.610⁻⁻19 कूलम ⁻⁴ बाई n स्क्वायर रह जाएगा 6.626 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये लंबा एक्सप्रेशन है, आप इसको बार बार सॉल्व नहीं करते रहेंगे। इसका वैल्यू आपको हो जाएगा -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आपको आता है, ये En से इसको डिनोट किया जाता है, -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। यहां पर आपको En क्या बताता है, En का मतलब होता है एनर्जी ऑफ, कौन सा एनर्जी, टोटल एनर्जी। This is the total energy of electron moving in nth orbit of an atom। और इसका एक मतलब होता है जब nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एनर्जी इतना है, इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी, तो उस ऑर्बिट जो इमेजिनरी ऑर्बिट जो स्टेशनरी ऑर्बिट उसका भी एनर्जी इतना ही है। तो इसको लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ nth स्टेशनरी ऑर्बिट, दिस इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ nth स्टेशनरी ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है, एनर्जी लेवल का जो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन जब उसमें घूमता है, मूव करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन का भी उसी के बराबर एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन है जिसमें आप ध्यान रखेंगे कुछ बातों का, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज मिला, किसी इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ
एन एटम जो हाइड्रोजन लाइक एटम है उसमें क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग इसको निकालते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा -13.6 इंटू Z का वैल्यू 1 पुट करेंगे बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो यहां से हमें आएगा n = 1 पुट करेंगे तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हमें आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 तो एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट आएगा -4 से डिवाइड कर दीजिए, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जब n का वैल्यू आप 3 लेते हैं तो एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट आपको आता है, थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी आपको हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जब n का वैल्यू आप 4 लेते हैं तो एनर्जी आपको आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n का वैल्यू आप 5 लेते हैं तो एनर्जी आपको आएगा -0.554 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आपको आएगा, ठीक है। इसको हम लोग एक एनर्जी लेवल डायग्राम में दिखाते हैं, ठीक है। चलिए इसका नाम ही एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। पहला ऑर्बिट का एनर्जी -13.6, ये आपको पहला ऑर्बिट जिसका एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। ये दूसरा है, ये आपको तीसरा है, ये आपको फोर्थ है, थोड़ा डिस्टेंस कम करते चाहिए, ये आपको फिफ्थ है। और इस तरह से आपको n = 2, n = 3, n = 4, n = 5 and n tending to infinity. When you put infinity in this expression, it becomes 0 and energy of infinite orbit is 0 in fact. चलिए वैल्यू पुट किया जाए। सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी -3.4, थर्ड का -1.51, 4 का -0.85 एंड फिफ्थ का -0.544, ठीक है। इस तरह से ये एनर्जी होता है, ठीक है। अगर आप इनका डिफरेंस निकालने जाएं, तो आपको वैल्यूज को इतने आएंगे, देख लीजिए। यहां से जब आप यहां जाते हैं तो ये डिफरेंस आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। यहां से यहां आप जब जाते हैं तो ये डिफरेंस आपको 3.4 - 1.51 1.89। यहां से आप यहां जाते हैं तो डिफरेंस आपको 0.66 आता है। यहां से जब आप यहां जाते हैं
0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको आता है। तो यहाँ नोटिस करने वाला बात ये है, यहाँ नोटिस करने वाला बात ये है, पहला चीज कि आप जैसे जैसे, यहाँ देखिए, आप जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, आप जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर इंक्रीज कर रहे हैं 1 2 3 4 5, आपका एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए बढ़िया से, ठीक है। -13.6 से ज़्यादा होता है -3.4 नंबर स्केल पर, -3.4 से ज़्यादा होता है -1.51, -0.85, -0.544। जैसे जैसे हम ऑर्बिट नंबर इंक्रीज करते हैं, हमारा क्या इंक्रीज कर जाता है, हमारा एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन साइमल्टेनियसली आप देखिए, दो ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस आपको क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है ना। तो इस बात को हमें नोट करना होगा कि तो इस बात को आप नोट कर सकते हैं इस तरह से कि दो द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेस as the orbit number n increases, the difference in energy of the consecutive energy levels decreases as n increases, as n increases। तो इस चीज को हम ऑलरेडी समझा हुआ है। सेकेंड, एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट क्या होता है, En is equal to -13.6 Z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब आदत बना लीजिए, 11-12 में कहीं भी फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, जहां पर भी आप कोई वैल्यू लिखे उसका यूनिट आप जरूर लिखें। बिना यूनिट का यहाँ कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये 9-10 से आदत आप छुड़ा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, आप एक चीज देखिए, इस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, तो इस ऑर्बिट का भी तो यही एनर्जी होगा। तो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सुधार कर लीजिए, ठीक है। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट कर लीजिए तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, तो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट में आप देखिए यहाँ कि आपको एक टर्म आ गया n स्क्वायर। किसी ऑर्बिट का एनर्जी उसके ऑर्बिट नंबर का होल स्क्वायर पर डिपेंड करता है। किसी ऑर्बिट का एनर्जी उसके होल स्क्वायर पर आपको डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेरियस ऑर्बिट में आपका क्वांटाइज्ड है, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an orbit or energy of an orbit, ये दोनों एक ही चीज होता है, एक ही वैल्यू रखता है। involves the term n square, which means the energy is quantized. The energy is quantized. Quantized का मतलब क्या होता है कि वो आपको एक समथिंग डिफिनिट वैल्यू रखता है, दैट इज
एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एन ऑर्बिट हैज अ definite has a ऊपर लिख लेते हैं has a definite value for a given element। किसी भी एक एलिमेंट के लिए z का वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड करेगा। जब हम z को फिक्स कर देंगे तो एनर्जी का वैल्यू केवल n पर डिपेंड करेगा। जिस तरह से हम n का वैल्यू रखेंगे अकॉर्डिंगली मेरा एनर्जी आएगा। तो किसी गिवन एलिमेंट के लिए n का वैल्यू अगर 2 है तो हमेशा एनर्जी आपको वही आएगा, ठीक है। तो कोई एक आइटम है उसका n=2 का जो एनर्जी है उसी एलिमेंट के दूसरे एटम में भी n=2 का एनर्जी वही होगा। ये वैल्यू आपको क्वांटाइज्ड है, ये वैल्यू आपको क्या है, क्वांटाइज्ड है। इस चीज को मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब आपने देखा है कि एनर्जी एक्सप्रेशन -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। अब इसमें एक सीखने वाला बात यह है कि क्या ये नेगेटिव साइन हमें किसी चीज को सिग्निफाई करता है, मतलब कोई चीज हमें बताता है। यस इट इज, ये हमें कोई चीज बतलाता है, ये हमें कोई चीज बतलाता है। ये हमें क्या बतलाता है, इस चीज को हमें सीखना है। मैं आपको बतला दूं, एक आपको होता है फ्री एटम, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन एक वो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, ये आपको इन्फ्लुएंस्ड है, ये आपको फ्री नहीं है, इट इज नॉट फ्री। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिस पर इस यूनिवर्स में जिस पर इस यूनिवर्स में किसी भी चीज का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसका टोटल एनर्जी, जब किसी का इन्फ्लुएंस ही नहीं है तो इसका टोटल एनर्जी कितना है, तो टोटल एनर्जी इसका 0 है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी क्या होता है, आपको 0 होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी z और n का वैल्यू रखेंगे, एनर्जी तो नेगेटिव में ही आने वाला है, यानी कि 0 से भी कम, 0 से भी कम। इस केस में आपको टोटल एनर्जी लेस देन इक्वल टू 0 आने वाला है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एटम के अंदर है तो 0 है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 और ये है 0, कम कौन हो, ये हो। तो हम पढ़े कि अगर टोटल एनर्जी किसी सिस्टम के पास कम है तो वो स्टेबल होता है। क्या होता है वो, आपको स्टेबल होता है, ठीक है। ऐसे तो पोटेंशियल एनर्जी से ये डिसाइड होता है, लेकिन टोटल एनर्जी सभी इस चीज को कहा जा सकता है। तो इससे इसके पास टोटल एनर्जी कम है, यानी कि एक स्टेबल सिस्टम है। और हम जानते भी हैं कि एटम स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। एटम स्टेबल होता है, न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसको चारों तरफ सर्कुलर मोशन में घूमते रहता है और ये कंटिन्यूड रहता है। ये मोशन आपको कंटिन्यूड रहता है, ये नहीं कि रुक जाता है, यानी कि एक स्टेबल सिस्टम है। तो इसी चीज को ये बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है और ये मोशन में होगा, स्टेबल होगा, लॉन्गर टाइम तक ये रहेगा, आपको हमेशा के लिए आपको रहेगा, जब तक आप इसको डिस्टर्ब ना करें, ये घूमते रहेगा।
ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपको बाउंड मोशन में, क्या है आपको बाउंड मोशन, इसी चीज को यहाँ दिखाया गया है। Negative value of energy indicates that electron is revolving around the nucleus under the attractive influence of the nucleus. ठीक है? In other words, the motion of electron around the nucleus is a bound motion. The motion of electron around the nucleus is a bound motion. तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, बाउंड है यहाँ, ध्यान दीजिएगा, बाउंड, बाउंड आपको आता है बाउंड्री, आप जानते होंगे बाउंड्री, बाउंड मोशन है, ये बंधा हुआ मोशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें कहा गया है कि कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो n का वैल्यू कितना हो गया 2, z का वैल्यू कितना हो गया 2, देयरफॉर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा -13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी मिल गया। हम पढ़े हैं कि काइनेटिक एनर्जी इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, तो माइनस साइन हटा दीजिए और प्लस साइन के साथ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दीजिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस केस में काइनेटिक एनर्जी इतना रखेगा। अब हम पढ़े हैं कि टोटल एनर्जी बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का जस्ट ट्वाइस होता है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए -13.6 में कितना हो जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये आपको हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहें तो न्यूमेरिकल को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें आगे सीखना है कुछ सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जो भी हम आगे सीखने वाले हैं ये सारे के सारे किसके लिए है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। आप एक चीज देखिए, ये n इजिकल टू 1 है, 2 है, 3 है, और ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक टर्म डिफाइन किया जाता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट और लेवल, ग्राउंड स्टेट और लेवल, ग्राउंड स्टेट और लेवल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का वो स्टेट जहां इलेक्ट्रॉन के पास सबसे कम एनर्जी रहता है, जहां इलेक्ट्रॉन के पास सबसे कम एनर्जी रहता है। ठीक है, आप एक चीज देखिए, हम लोग अभी देखे थे कि सबसे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास n इजिकल टू 1 में होता है, यानी कि वो n इजिकल टू 1 जो किसी एटम का होगा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में, वो उसका ग्राउंड स्टेट होगा। ठीक है, ग्राउंड स्टेट और ग्राउंड लेवल उसका नाम होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, इट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर एन इलेक्ट्रॉन। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम n इजिकल टू 1 इज द ग्राउंड स्टेट। इसके अलावा जितना भी स्टेट होते हैं, ठीक है, n इजिकल टू 2 होते हैं, ये सारे के सारे एक्साइटेड स्टेट होते हैं। इसलिए चूंकि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी पाएगा तब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाने के बाद वो हायर स्टेट में चला जाता है। अप्रोप्रिएट ऑफ एनर्जी को पाने के बाद वो हायर स्टेट में चला जाता है और एटम उसमें एक्साइटेड कहा जाता है। और इसीलिए ये भी आपको एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट 1 हो गई है, ये आपको एक्साइटेड स्टेट 2 हो जाएगा, ये आपको एक्साइटेड स्टेट 3 हो जाएगा, ये आपको एक्साइटेड स्टेट 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाला बात ये है कि n इजिकल टू जो 2 लिखते हैं वो आपको एक्साइटेड स्टेट लेवल 1 के नाम से जाना,
n इज इक्वल टू 3 जो लिखेंगे वो एक्साइटेड स्टेट लेवल 2 से जाना जाएगा। n इज इक्वल टू 4 जो लिखेंगे वो एक्साइटेड स्टेट लेवल 3 से जाना जाएगा। मतलब इससे हमेशा वो एक कम होता है, ठीक है। n इज इक्वल टू जब nth होगा तो यहाँ पर n-1 होगा, ठीक है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। एक्साइटेशन लेवल का जो नंबर होता है वो ऑर्बिट नंबर से आपको एक कम होता है, वो ऑर्बिट नंबर से आपको एक क्या होता है, कम होता है, ठीक है। एक अगला टर्म हम लोग को सीखना है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है आप देखिए बढ़िया से। मान लीजिए ये n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट और ये आपको n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में इतना एनर्जी दिया जाए मिनिमम, ठीक है, इट इज दी, यहां पर आप एक लगा लीजिए मिनिमम, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। यहां इस इलेक्ट्रॉन को कितना मिनिमम एनर्जी दे दीजिएगा कि वो आपको यहां चला जाए। जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में जाता है इलेक्ट्रॉन तो हम कहते हैं कि वो एटम से बाहर आ गया जस्ट, या हम कहते हैं कि वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया, ठीक है। तो हम लोग को कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो एनर्जी ये nth ऑर्बिट का कुछ एनर्जी होगा और फर्स्ट ऑर्बिट का भी एनर्जी होगा। देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा, nth यहाँ पर इनफाइनाइट लिखा जाएगा, आप भी यहाँ सुधार कर लीजिए इनफाइनाइट, तो -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर करिएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। ये इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी है डिनोमिनेटर में, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। अगर हम इसको हाइड्रोजन एटम के लिए निकालें तो जेड का वैल्यू हम रखेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी व्हाट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर आप हीलियम प्लस आयन के लिए देखना चाहें तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ से ये भी सीखने को मिलता है कि जितना बड़ा एटम आपको होते चला जाएगा सॉरी जितना ज़्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब ये भी इससे पता चलता है कि जितना आप ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को आप अट्रैक्ट करिएगा, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए एटम से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो आपको उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। चल खैर आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म आपको सीखना है आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या सीखना है आपको, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल किसको कहते हैं, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो इनिशियली रेस्ट में, an electron is initially at rest. If it is passed through a potential difference, its kinetic energy will have some value E into PD. Its kinetic energy will have some value, ठीक है। ये वैल्यू आपको इतना होना चाहिए जो कि उसी एटम के, ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो एटम के अंदर में नहीं है, ये बाहर से है। एक इलेक्ट्रॉन जो इनिशियली रेस्ट में है
उसको एक पीडी से पास करिए, इतना ही पीडी से पास करिए पोटेंशियल डिफरेंस है, ताकि उसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ई इंटू पीडी हो जाए और ये उसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू रहे फाइनल वैल्यू, ठीक है। और ये वैल्यू किसी एटम के आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाए? किसी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए। तो इसको बराबर आप कर दीजिए उसके आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिला? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका वैल्यू हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी बाई ई, ठीक है। मॉड लगा दिए। इट इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अप्लाइड ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये देखिए अप्लाई किए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तब ना उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी हुआ, ठीक है। It is the accelerating potential applied on an electron at rest so that its kinetic energy becomes equal to the ionization energy। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या हो जाना चाहिए? वोल्ट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? वोल्ट हो जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं। जैसे अगर हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर हाइड्रोजन के लिए निकालने के लिए कहा जाए तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई ई, ई कैंसिल हो जाएगा, 13.6 वोल्ट आपको आ जाएगा, ठीक है। कई बार आपको एग्जाम में ऐसा होता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया जाता है 13.6 वोल्ट, इसको लिखा जाना चाहिए, लेकिन एग्जाम में देखिएगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल करके और 13.6 वोल्ट लिखने के बजाय इसको भी वो लोग 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया करते हैं। खैर ये हमारा मिस्टेक नहीं है, ये वो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रखते हैं।